हेलो चिल्ड्रन, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड स्ट्रेंच केस ऑफ ब्रिटेन। आज का टॉपिक है विजुलाइजिंग द नेशन। लेट्स स्टार्ट। बहुत इजी होता है अपने रूलर्स को रिप्रेजेंट करना या उसको बताना किसी पिक्चर या किसी मूर्ति के थ्रू, लेकिन हाउ डज वंस गो अबाउट गिविंग अ फेस टू अ नेशन। लेकिन अपने नेशन को कैसा फेस दिया जाए या उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। Artists in the 18th and 19th century found a way out by the personifying a nation. 18 और 19 सेंचुरी के जो आर्टिस्ट थे उन्होंने एक तरीका खोज निकाला अपने नेशन को पर्सनिफाइंग करने का। इन अदर वर्ड दे रिप्रेजेंट अ कंट्री एज इफ इट वर अ पर्सन। उन्होंने अपनी कंट्री को ऐसे दिखाया जैसे कि वो एक इंसान हो। अब जो नेशन थे देन पोर्ट्रेट एज फीमेल फिगर, अब नेशन को एक फीमेल फिगर के रूप में दिखाया जाने लगा। द फीमेल फॉर्म दैट वाज चूजन टू पर्सनिफाई द नेशन डिड नॉट स्टैंड फॉर एनी पर्टिकुलर वुमेन इन रियल लाइफ। जो ये फीमेल फिगर दिखाया जाता था किसी भी नेशन के रूप में, वो किसी पर्टिकुलर वुमेन का नहीं होता था रियल लाइफ में। ये तो एक आइडिया होता था कि हमारा नेशन कैसा दिखता है। दैट इज़ द फीमेल फिगर बिकम अ एलेगरी ऑफ द नेशन। इस तरह से ये फीमेल फिगर जो है किसी भी नेशन का सिंबल बन गया। यू विल रिकॉल दैट ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन आर्टिस्ट यूज द फीमेल एलेगरी। आप लोगों को याद होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय जो रेवोल्यूशनरी थे उन्होंने अपने आइडियाज़ को जैसे लिबर्टी, जस्टिस एंड रिपब्लिक को दिखाने के लिए फीमेल एलेगरी यानी फीमेल सिंबल इस्तेमाल किए थे। दीज आइडियल्स, वो आइडियल्स जो थे वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या सिंबल यूज़ करते थे। एज यू वुड रिमेंबर, जैसे कि आपको याद होगा, लिबर्टी को उन्होंने रेड कैप के रूप में दिखाया था, ब्रोकन चैन, इसका मतलब है कि गुलामी ख़त्म हो गई, हमें आज़ादी मिल गई है। और जस्टिस को भी उन्होंने बताया था जनरली ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन कैरिंग अ पेयर ऑफ विंग स्केल। जैसे कि आप लोगों को कोर्ट में एक फिगर याद पड़ता होगा, कोर्ट का सीन जब दिखाया जाता है तो कि एक फीमेल फिगर होता है जो अपनी आंखों पे पट्टी बांधी होती है, अपने हाथ में एक तराजू ली हुई होती है। तो उसी तरह उन लोगों ने जस्टिस को दिखाया। Similar female allegory were invented by artists in the 19th century to represent the nation. इसी तरह जो है बहुत सारे देशों में आर्टिस्ट जो थे अपने नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए फीमेल एलेगरी पेंट करने लगे। इन फ्रांस, फ्रांस में शी वॉज क्रिश्चियन थी। मैरिनी अ पॉपुलर क्रिश्चियन नेम, बहुत ही पॉपुलर क्रिश्चियन नेम है। एन आइडिया ऑफ अ पॉपुलर पीपल नेशन, और इसको जो है लोगों पीपल के नेशन के आइडिया के रूप में दिखाया गया। हर कैरेक्टरिस्टिक, उसका कैरेक्टरिस्टिक था लिबर्टी एंड द रिपब्लिक। रेड कैप था, ट्राई कलर एंड कॉकेट दिखाया गया। कॉकेट मीन्स होता है रिबन या फेदर जो हेड के ऊपर लगा होता है, उसी को बोलते हैं। इस तरह से जो मैरिनी थी वो नेशनल सिंबल बन गई लोगों की यूनिटी के रूप में, और वो पब्लिक प्लेसेस पर लगाई जाने लग गई। और ये जो मैरिनी थी, जो फीमेल फिगर थी फ्रांस की, ये लोगों को कन्विंस करती थी, ये उनकी पहचान थी कि लोगों की पहचान उसी से है और उस नेशन की पहचान उस मैरिनी से है। तो मैरिनी इमेज वर मार्क्ड ऑन कॉइन्स एंड स्टैम्प। इस तरह से जो मैरिनी इमेज है वो कॉइन्स और स्टैम्प पर मार्क किया जाने लगा। जर्मीनिया बिकेम द एलेगरी ऑफ जर्मन नेशन। जिस तरह से मैरिनी फ्रांस की पहचान हो गई, उसी तरह जर्मीनिया जर्मन नेशन की पहचान हो गई। जर्मीनिया वियर्स अ क्राउन ऑफ ओक लीव्स। जर्मीनिया जो है वो क्राउन पहनती थी ओक लीव्स के, ओक के पत्तों के। जर्मन ओक स्टैंड फॉर हीरोइज्म। जो जर्मन ओक्स है वो हीरोइज्म का प्रतीक है। नेक्स्ट टॉपिक है नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। By the last quarter of the 19th century, nationalism no longer retained its idealistic, liberal, democratic sentiment of the first half of the century. लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी तक आते आते नेशनलिज्म जो था वो लंबे समय तक अपने जो आइडिया थे लिबरल, डेमोक्रेट्स, इन सबको नहीं संभाल पा रहा था। ये सेंटिमेंट धीरे धीरे कम हो रहा था और इसका एंड भी लिमिट हो रहा था। During this period, nationalist group became increasingly intolerant of each other and over ready to go to war. इस समय जितने भी नेशनलिस्ट ग्रुप थे वो काफ़ी इंटॉलरेंट हो रहे थे और एक दूसरे से हमेशा युद्ध करने के लिए तैयार रहते थे। जो बहुत यूरोपियन पावर थे बड़ी बड़ी, वो यूरोपियन पावर भी जो थे उन्होंने अपने नेशनलिस्ट जो इंस्पिरेशन था उसको मैनिपुलेट कर लिया था। अब उनका मेन जो एम हो गया था वो था इम्पीरियलिज्म, यानी लोगों को कॉलोनाइज करना, दूसरे कंट्रीज़ को।
The most serious source of the nationalist tension in Europe after 1871 was the area called the Balkan. जो वॉल्कॉन एरिया है, इस एरिया को ही सबसे मोस्ट सीरियस एरिया बोला जाता था यूरोप में, जो नेशनलिस्ट टेंशन का 1871 के बाद. Balkan was a region of geographical and ethnic variation. Balkan जो रीजन था वो काफ़ी जोग्राफिकल और एथनिक वेरिएशन लिए हुए था. आज के मॉडर्न समय के कौन कौन से देश उसमें शामिल थे, जैसे कि रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीक, मैकेडोनिया, क्रोशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवानिया, सर्बिया एंड मॉन्टेनिग्रो, ये सारे जो है उस समय बाल्कान के ही अंडर में आते थे. इनहेबिटेंट वर ब्रॉडली नोन एज द स्लैब्स. यहाँ के जो निवासी थे वो स्लैब्स यानी गुलाम बोले जाते थे. लार्ज पार्ट ऑफ बाल्कान वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर. बाल्कान का जो बहुत बड़ा हिस्सा था वो ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था. द स्प्रेड ऑफ आइडिया ऑफ रोमांटिक्स नेशनलिज्म इन बाल्कान. बाल्कान एरिया में जो है अब नेशनलिज्म धीरे धीरे फैल रहा है. एंड दिस इंटीग्रेशन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर मेड द रीजन वेरी एक्सप्लोजिव. इसके साथ साथ जो ऑटोमन एम्पायर जो बिखर रहा है, नेशनलिज्म फैल रहा है और ऑटोमन एम्पायर जो टूट रहा है, इसकी वजह से ये एरिया बहुत ही भयानक यानी एक्सप्लोजिव हो गया था. 19th century, the Ottoman Empire had sought to strengthen itself through modernization and internal reforms. 19th century तक आते आते ऑटोमन एम्पायर ने सोचा क्यों ना हम अपने पावर को मॉडर्नाइजेशन और अपने इंटरनल रिफॉर्म्स यानी अपने सुधार करके कुछ बढ़ा सकते हैं, बट विथ वेरी लिटिल सक्सेस. परंतु वो लोग इसमें बहुत थोड़े ही सक्सेसफुल हो पाए थे. वन बाय वन यूरोपियन जो नेशनलिस्ट थे वो इससे टूटने लग गए एंड कंट्रोल इसके कंट्रोल से अलग होने लग गए. जितने यूरोपियन स्टेट थे वो धीरे धीरे एंड डिक्लेयर इंडिपेंडेंस, उन्होंने अपने आप को आज़ाद कर घोषित किया. द बाल्कान पीपल वेज देयर क्लेम फॉर इंडिपेंडेंस और पॉलिटिकल राइट्स और नेशनलिटी. अब धीरे धीरे बाल्कान के लोग भी अब इन आज़ादी के लिए क्लेम करने लग गए, अपने पॉलिटिकल राइट, अपने नेशनलिटी की डिमांड करने लग गए. यूज हिस्ट्री टू प्रूव, अपने इतिहास को भी वो लोग यूज़ करने लग गए, ये प्रूफ करने लगे कि एक समय था कि हम आज़ाद थे, लेकिन आज जो है हम फॉरेनर्स जो पावर है यूरोपियन जो स्टेट है उनके लिए बोल रहे हैं, वो लोग फॉरेन जो पावर है उसमें दबे हुए हैं. हैंस द रेबेलियस नेशनलिस्ट इन द बाल्कान, जो बाल्कन के जो नेशनलिस्ट थे वो लोग अब ये सोच रहे हैं क्यों ना स्ट्रगल किया जाए और जो हमारे लंबे समय से जो हमारी आज़ादी खोई हुई है उसे वापस जीता जाए. तो इस तरह से जो डिफरेंट सैल्विक नेशनलिस्ट थे वो स्ट्रगल करने लग गए अपनी आइडेंटिटी के लिए, अपने इंडिपेंडेंट के लिए. बाल्कन एरिया बिकेम एन एरिया ऑफ इंटेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट. इस समय बाल्कान जो है काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट वाला एरिया बन गया था. बाल्कान स्टेट वर जो है वो एक दूसरे से जो है काफ़ी जेलियस रहते थे, जलते थे और कोशिश करते थे कि हमारे पास ज़्यादा टेरिटरी हो जाए. Matter were further complicated because the Balkan also become the sense of the big power rivalry. और मामला और कॉम्प्लिकेटेड हो गया जब बाल्कन खुद में ही एक अपने आप में बिग राइवलरी पावर बन गया. ड्यूरिंग दिस पीरियड जो है देयर वॉज ए इंटेंस राइवलरी अमंग द यूरोपियन पावर. इस समय जो है यूरोपियन पावर जो थे, बहुत सारे कंट्री स्टेट जो कि खुद दूसरे देशों को कॉलोनाइज करती थी, मैं उनकी बात कर रही हूँ, ये आपस में खुद राइवलरी यानी लड़ाई कर रहे थे. किस लिए? ट्रेड कॉलोनी को लेकर के, ट्रेड को लेकर, नेवल्स एंड मिलिट्री को लेकर, ये आपस में एक दूसरे से फाइट कर रहे थे. These rivalries were very evident in the way the Balkan problem unfolded. और इस जो राइवलरी ने जो बाल्कन राइवलरी थी उसको और खोल के रख दिया. ईच पावर, जो हर पावर जो यूरोप का था, जैसे कि रसिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरियन, ये सभी के सभी जो थे होल्ड ऑफ अदर पावर ओवर द बाल्कन. वे चाहते थे कि बाल्कन के ऊपर अपना पावर जमा लें या बाल्कन को अपने कब्जे में कर लें. रूस भी चाहता था, जर्मनी, इंग्लैंड, सब यही कोशिश में लगे हुए थे कि बाल्कन को अपने कब्जे में ले लें. एक्सटेंडेड इट्स ओन कंट्रोल ओवर द एरिया, सभी जो है वो चाहते थे कि इस एरिया को अपने कंट्रोल में ले लें. दिस लेड द सीरियस वॉर्स इन द रीजन. इस तरह से इस रीजन में यानी बाल्कन रीजन में युद्ध के लिए बहुत ही सीरियस परिस्थितियाँ हो गई. और फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी इसी रीजन के कॉन्फ्लिक्ट का वजह से ही हुआ. नेक्स्ट है नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म.
ये दोनों जो है ने मिलकर के यूरोप 1914 में एक डिजास्टर ला दिया। मेनी कंट्री इन द वर्ल्ड विच हैड बीन कॉलोनाइज्ड बाय द यूरोपियन, बहुत सारी कंट्री जो थी वो यूरोपियन पावर्स ने उन्हें कॉलोनाइज किया था। इन द 19th सेंचुरी बिकेन अपोज इम्पेरियलिस्ट डोमिनेशन, इन सारी कंट्री जो कॉलोनाइज थी यूरोपियन पावर की, उन सभी ने विरोध करना शुरू कर दिया इम्पीरियलिज्म का। एंटी इम्पीरियल मूवमेंट दैट डेवलप एवरीवेयर, हर जगह जो है एंटी इम्पीरियल मूवमेंट डेवलप होने लगा नेशनलिस्ट के द्वारा। इन द सेंस दैट दे ऑल स्ट्रगल टू फॉर्म इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट, इसका मतलब है कि ये सभी लोग स्ट्रगल करेंगे और अपने नेशन स्टेट को आज़ाद बनाएंगे। वर इंस्पायर बाई ए सेंस ऑफ कलेक्टिव नेशन यूनिटी, और ये लोग किससे इंस्पायर है कि हमारी जो नेशनल यूनिटी है कलेक्टिव नेशनल यूनिटी के थ्रू। कॉन्फेडरेशन विद द इम्पीरियलिज्म, और इम्पीरियलिज्म को इस कलेक्टिव नेशनल यूनिटी के थ्रू ही उखाड़ के फेंका जा सकता है। यूरोपियन आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म वर नोवेयर रेप्लिकेटेड, अब कहीं भी जो यूरोप का नेशनलिज्म जो आइडिया था वो कहीं भी लोग उसको रिप्लेट नहीं कर रहे थे, यानी उसको चीट नहीं कर रहे थे। फॉर पीपल एवरीवेयर डेवलप देयर ओन स्पेसिफिक वेराइटी ऑफ नेशनलिज्म, कोई भी जब यूरोप के नेशनलिज्म के आइडिया को जब चीट नहीं कर रहा था, नहीं उसको कोट कर रहा था, तो वो लोग सब लोग अपने अपने जो आइडिया थे उसको लेकर के आ रहे थे, डेवलप कर रहे थे। बट द आइडिया ऑफ सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज इनटू नेशन स्टेट, लेकिन जो आइडिया था कि अपनी सोसाइटी को एक नेशन स्टेट में ऑर्गेनाइज करना है, केम टू बी एक्सेप्टेड, ये हर जगह एक्सेप्ट किया गया, नेचुरल भी और यूनिवर्सल भी। स्टूडेंट थैंक यू, आज ये चैप्टर फिनिश हुआ है। मैं कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। How were different nations visualized by the artist in the 18th and 19th century? Explained by giving example. Next है Balkan issue was one of the major factors responsible for the First World War. Explained by giving example. Thank you children. I hope कि आपको ये चैप्टर प्रॉपरली समझ में आया होगा। थैंक यू।